नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर। आपको याद ही होगा कि होली के 2-4-10 दिन बाद ही एक ड्रामा शुरू हो गया था जिसमें जले हुए नोट यशवंत वर्मा जो जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके घर से बरामद हुए थे। उनके घर में आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब आई तो वहां के अधिकारियों ने यह देखा कि जले हुए नोट पड़े हैं स्टोर रूम के अंदर। जिसके बाद आनंद फानंद में सब ड्रामेबाजी शुरू हो गई और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ढकने की कोशिश की, जस्टिस यशवंत वर्मा ने ढकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब यह रिपोर्ट पब्लिश हो गई, अखबारों में छप गई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो भी जारी कर दिए जो वीडियो फायर ब्रिगेड के लोगों ने और पुलिस अधिकारियों ने बनाए थे। जिसके बाद से साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को और नहीं छुपा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और दिल्ली पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेने दिया। वैसे तकनीकी तौर पर देखें तो दिल्ली पुलिस कोई एक्शन ले भी नहीं सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदेश ना दे एफआईआर दर्ज करने का। तो कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम अपनी जांच बिठा रहे हैं और अपनी ही एक इंटरनल जांच बिठा दी। उस इंटरनल जांच की रिपोर्ट जो है वो लीक हो गई है। सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव भी था कि जो रिपोर्ट है उसे बताया जाए कि क्या है उसके अंदर, लेकिन वो रिपोर्ट पहले ही लीक हो गई। हालांकि सरकार के पास वो पहुंचती नहीं पहुंचती वो बात की बात थी, लेकिन वो रिपोर्ट लीक हो गई और अखबारों में छप गई। उस रिपोर्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उनके घर में नोट मिले थे, जले हुए नोट थे, और वो जले हुए नोट शायद शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से जले, जो उनके घर के स्टोर रूम में पड़े हुए थे और स्टोर रूम बाहर से लॉक था। उस स्टोर रूम की एक्सेस केवल जस्टिस यशवंत वर्मा और उसके परिवार को थी। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बाहर के किसी व्यक्ति ने वो रख दिए हों। रिपोर्ट में यह भी साफ लिखा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा उस समय वहां पर नहीं थे और उनकी बेटी वहां पर थी, उनके परिवारजन वहां पे थे, और उन सभी ने उस चीज को, उनकी बेटी जो दिया वर्मा है, उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की उनके पिता के कहने पर। जस्टिस यशवंत वर्मा से जब कमेटी ने पूछताछ की तो उसमें यह साफ बता रहे हैं वो कि मुझे नहीं पता वो नोट किसके हैं, वो कहां से आए हैं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। केवल यही उनका स्टैंड था। लेकिन अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो आपने नोटों की सफाई क्यों करवाई? आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दिया? इसका मतलब आपकी दाढ़ी में तिनका है। अगर आपके नोट नहीं है तो आपको बताना चाहिए था कि मेरा ये सामान नहीं है और इसकी जांच की जाए, ये किसने यहां पर रखा है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एक जस्टिस होने के नाते आपने सबूत मिटाने की कोशिश की। रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि नोट वहां पर थे, उनके सबूत भी हैं, सब कुछ है, उन्हें मिटाने की कोशिश भी की गई और इसके बारे में कंप्लीट ब्यौरा है। तो अब क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो उस समय कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद वीडियो जारी करके कह दिया कि ऐसा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की साख आप देखिए किस प्रकार हो गई है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा था कुछ दिन पहले कि सरकार इसके ऊपर जो चाहे वो कर सकती है, यानी सरकार महाभियोग चला सकती है। सरकार तो महाभियोग चलाएगी ही, लेकिन सरकार के ऊपर जो विपक्ष का दबाव था वो दबाव अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब रिपोर्ट लीक ही हो गई है तो बचा क्या है? सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और विपक्ष के पास भी कोई विकल्प नहीं है कि वो महाभियोग ना चलाए। लेकिन महाभियोग चलाने से पहले अगर यशवंत वर्मा अपना इस्तीफा दे देते हैं तो ये महाभियोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है किसी भी जस्टिस, चीफ जस्टिस को उसके पद से हटाया जाता है, यानी पार्लियामेंट से पूर्ण बहुमत से उस जो महाभियोग की प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कराया जाता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह है कि न्यायपालिका किस तरीके से भ्रष्ट हो गई है वो देखने की आवश्यकता है। उन नोटों के बदले कितने उद्योगपतियों से, कितने प्रभावशाली लोगों से जस्टिस वर्मा ने पैसे लेकर फैसले बदले होंगे, इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, उसे इससे कोई फर्क नहीं। वो चाहती तो उसी समय पुलिस को यह आदेश दे सकती थी कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और एक्शन शुरू कीजिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अपने लोगों को बचाने की कोशिश की गई। फिर कहते हैं न्यायपालिका सर्वोपरि है, वो पता नहीं फलाना है, धमकाना है। कुछ नहीं है।
ऐसी न्यायपालिका की ज़रूरत नहीं है। अपने लोगों को बचाने की कोशिश की गई। एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? उसके पास कौन से रिसोर्सेस हैं? रिसोर्सेस केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास होते हैं, वो इसकी जांच कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। ऐसे तो आए दिनों कह देते हैं सीबीआई जांच के ऑर्डर दे रहे हैं, ईडी जांच के ऑर्डर दे रहे हैं हम। यहां पर क्या बीमारी हुई? तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारी न्यायपालिका भ्रष्ट न्यायपालिका है, और इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है वो ऊपर तक है। निचले स्तर पर तो हमने देखा था, लेकिन ये ऊपर के स्तर तक जो भ्रष्टाचार है वो बेहतरीन तरीके से देखने को मिल रहा है। डरते हैं एक दूसरे को फंसाने से, क्योंकि एक दूसरे को फंसाने से दूसरे भी फंस जाएंगे। जब बात की जाती है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे सरकार, तो ये आगे आकर कहते हैं कि ये न्यायपालिका के ऊपर जो है प्रहार है, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर प्रहार है। जब तुम खुद ही एक दूसरे को चुन लेते हो तो फिर काहे की स्वतंत्रता और काहे की उसमें संवैधानिक। अब अंदाजा लगाइए कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसमें जजेस को चुनने की कोई प्रक्रिया नहीं है। केवल एक दूसरे को रिकमेंड कर दिया जाता है और सरकार को मजबूरन उस लिस्ट में से ही लोग चुनने पड़ते हैं। और सरकार के पास केवल एक ही बात है किसी जज को चुनने के लिए, जो लिस्ट उनके पास आती है उसमें वो देखते हैं कि जांच करवा ली, आईबी की जांच करवा ली, फलाना करवा लिया, ढमकाना करा लिया, बस ये जांच कराई और बात खत्म। इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी कॉलेजियम को हटाने के लिए एनजेएसी लेकर आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब बना, तो उस कमीशन को और उस पार्लियामेंट के बिल को फाड़कर फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन के अंदर, जिसमें यह प्रावधान था कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता भी शामिल होगा, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी चयन में शामिल होंगे, एक आयोग का गठन होगा। लेकिन सब बर्बाद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन्हें लगता है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चले, और हम एक दूसरे के मामा भतीजा, मामा भांजे को, अपने बेटों को आगे बढ़ाते रहें। तो ये देश जनता से चलता है, पार्लियामेंट से चलता है। इस देश की जनता पार्लियामेंट को चुनती है और पार्लियामेंट इस देश को चलाती है। तो देश में सर्वोच्च केवल पार्लियामेंट है। जो चीफ जस्टिस गवई कुछ दिन पहले कह रहे थे, ना पार्लियामेंट सर्वोच्च है ना सुप्रीम कोर्ट, केवल सर्वोच्च संविधान है। तो संविधान में कहां लिखा है कॉलेजियम सिस्टम? इस तरीके की बेवकूफाना बातें करने से कुछ नहीं होगा चीफ जस्टिस साहब, कि संविधान सर्वोच्च है। संविधान को बदलने के लिए सक्षम है पार्लियामेंट, और संविधान सब्जेक्ट टू चेंज होता है, वो बदलता है, उसे बदला जाता है परिस्थितियों के आधार पर। तो पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च इस देश की पार्लियामेंट है, और उससे सर्वोच्च है इस देश की जनता, जो उस पार्लियामेंट को चुनती है। आपको नहीं चुनती देश की जनता। आपका केवल काम एक ही है, और वो है किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता को जांचना। इसके सिवाय आपका कोई काम नहीं है। और अगर आप इसको पार करेंगे तो जनता जो है फिर सर चढ़कर बोलती है। इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का आजकल काम क्या है? बुलडोजर क्यों चल रहा है? यहां की नाली क्यों तोड़ी, वहां की नाली क्यों बनाई? अब म्युनिसिपैलिटी का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन से अवैध कब्जों को हटाना है, नहीं हटाना है, वो काम सरकार का है, म्युनिसिपैलिटी का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। लेकिन वहां भी चले जाएंगे कि लोग इतने सालों से रह रहे थे, तो कोई अवैध तरीके से रहेगा तो रहने देंगे। ऐसा नहीं होता। सरकार की जमीनें इतनी ज्यादा होती हैं कि कहीं कब्जा हो भी रहा है तो पता नहीं चलता। लेकिन अगर लोगों की मानसिकता यही बना दी जाएगी कि कब्जा करो, तब तो पूरे देश पर कब्जा जगह जगह हो जाएगा। उसे रोकना पड़ता है जस्टिस साहब, ऐसे नहीं होता। अगर बड़ा ही मन है तो अपने घरों को दे दो, अपने घर दे दो कब्जे पे। तो इस तरीके से नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा, हाई कोर्ट्स को भी समझना होगा कि ऐसे नहीं चलेगा। देश की जनता बड़े ध्यानपूर्वक सब कुछ देखती है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।